मैं मेरा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। देखो तो तुम लोगों को इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले देखो आज से अगर इस चैप्टर को पूरा तुम चाहते हो कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो जितने टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स को पहले याद करना सीखो, कौन कौन से टॉपिक आपको समझने हैं, फिर उसके बाद टॉपिक में क्या आएगा वन बाय वन हम लोग फिनिश करेंगे, और जिस दिन जो फिनिश करना उस पर टिक लगाते जाओ कि ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसीलिए हमेशा पहला लेक्चर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था। टॉपिक्स आज हम लोग बेसिकली देखते हैं इसमें वेव ऑप्टिक्स में। व्हेन वी टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, देखो सबसे पहली चीज इसको मैं अगर पार्ट 1 में डिवाइड करूं, फर्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्या, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, जिसपे इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट पड़ जाता है क्या, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंड, इसी के बिहाफ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बिहाफ पर इसका एक्सप्लेनेशन, और जब ये पढ़ोगे तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे हम कहते हैं क्या, वेव फ्रंट। यू हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, व्हाट इज वेव फ्रंट, ये चीजें आपको बताएंगे। शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पार्ट सेकेंड, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी होगी। उस डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, है ना। तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका नाम है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसका पार्ट आ जाएगा क्या, दैट इज वन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड YDSC, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म मैं हमेशा YDSC ही यूज करूंगा, जनरली यूज किया जाता है YDSC, जिसमें आपको ये पढ़ना होगा कि सर इंटरफेरेंस में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस कौन सा होगा। जैसे हम लोग अगर इसके बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी, तो द फर्स्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, सर व्हाट इज द केस ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज द केस ऑफ मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा कहां बनेगा, मतलब पोजीशन, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी रिलेशन क्या होगा, इंटेंसिटी। ये तीन बातें किसके लिए पढ़नी है बेटा, इस तीनों चीजों के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो यहां पर फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज विड्थ, दैट आल्सो यू हैव टू डिस्कस। तो ये आपका YDSE है ये पूरा, जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंटरफेरेंस में दो चीजें और आ जाती हैं, दैट इज व्हाट, इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस कैसा होगा, तो सर अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना हमेशा, दिस इज डन फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, दिस इज फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस कैसे होगा। दूसरा, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस कैसे होगा। सर थिन फिल्म से इंटरफेरेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा है। जैसे देखो अगर कभी भी आप देखो कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ और उस पर ग्रीस या ऑयल गिर जाए, तो उसमें 7 कलर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो वहां पर डिस्पर्जन नहीं होता है, वहां पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है एक तरीके से। तो कैसे वो रिफ्लेक्शन से कलर 7 बन जाते हैं, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाइट लाइट और थिन फिल्म के थ्रू रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। और एक पार्ट और यहाँ पर आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कि इन केस YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया जाए तो क्या होगा। तो स्पेशल केस यहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा, स्पेशल केस
in YTS. This is part number 2 of the chapter. पार्ट 3 में क्या आपको डिस्कस करना है, देखो पार्ट 3, दैट इज डिफरेंशियल. डिफरेंशियल डेफिनेशन इसके डिस्कस करनी होगी. फिर से आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. वहां पर हम उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना करके क्या होगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस करना होगा. दैट इज नॉट गिवन बाय यंग्स. ठीक है, तो यहां पर आपको सिंगल स्लिट डिफरेंशियल थ्रू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर पढ़ना है. सर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगेन आपको यही सारी चीजें पढ़नी होगी, कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर उसके बाद उसका पोजीशन, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फ्रिंज विड्थ, ये चारों चीजों के बारे में बात करनी होगी. तो डिफरेंशियल में फ्रिंजेस के बारे में बात करना होगा, फ्रिंज विड्थ, पोजीशन, ठीक है, और मैक्सिमा एंड मिनिमम. ये चीजें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है डिफरेंशियल. ठीक, डिफरेंशियल के बाद पार्ट 3 जो आपके पास आ जाता है, पार्ट 3, ये आपके कोर्स में नहीं है. दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. बहुत पार्ट. हाँ, पोलराइजेशन. ठीक, पोलराइजेशन में सिंपल क्या क्या चीजें पढ़नी है कि व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन. ठीक है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, नॉन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, इसके बारे में जानना है. ठीक, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और नॉन पोलराइज्ड लाइट है, इन लाइट्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, ये आपको मेथड्स पढ़ने होंगे. बेसिकली 2 3 4 मेथड होते हैं, ए बी सी और डी. कौन कौन से होंगे वो आगे मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहला अगर मैं बता दूं तो इसके थ्रू होता है थ्रू द पोलराइजर. ठीक है, पोलराइज क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करना होगा. स्कैटरिंग के थ्रू ये चीजें आपको देखने को मिलेंगे. तो वो मैं शॉर्ट में एक लेक्चर इसको लूंगा, ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगा. एक लेक्चर में आपका ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है, तो बेसिकली ये 4 टॉपिक हैं, 4 पार्ट है इस चैप्टर के. टॉपिक्स आपको पता चल गया, 3-4 टॉपिक हैं. एक लेक्चर आपको यहाँ पर लगेगा, लेक्चर 1. इसको पढ़ाने में मैं 2 लेक्चर ले सकता हूँ, आराम से 2 लेक्चर लग जाएगा. इसको पढ़ने के लिए आप एक लेक्चर पढ़ सकते हो, एक लेक्चर में बहुत आराम से हो जाएगा. बट स्टिल वी विल टेक 2 लेक्चर्स और यहाँ पर एक ही लेक्चर लिया जाएगा. तो 2 2 4 और 2 6. ठीक है, 1-2 लेक्चर्स और एक्स्ट्रा मान लिया जाए फॉर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हो जाएंगे, 8 लेक्चर्स that will take to finish the chapter. Okay, मतलब आज मंडे है तो अगले संडे तक ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, because I will take the class on Sunday also. ठीक है, तो दिस इज द पूरा प्रोसेस. इसे नोट कर लीजिए और इसे नोट करने के बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. पॉज करके ना ओके. देखिए, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब क्या हुआ सर, इफ इट इज एन ईएम वेव. ईएम वेव का भी नेचर कैसा है बेटा, ये प्रोग्रेसिव वेव है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, मतलब किसी वो मीडियम में या बिना मीडियम के अगर ये ट्रेवल करता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस होगा, वाइब्रेशन भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा. मतलब मेरे पास अगर एक वेव को रिप्रेजेंट करना है तो वो वेव कैसे चल रहा है बेटा, कुछ इस तरीके से वेव ट्रेवल करती है. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है इसे कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ट्रेवल. ठीक है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. और ये जो होगा इसे हम कहते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. सर
जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, यहां पर पार्टिकल या फिर जो भी वेक्टर है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका ये जो जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू, है ना। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, दैट इज ए, और ए नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, A1 A2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं किसी जनरल पोजीशन पर यहां 0 से इसका पोजीशन वेक्टर मैं फाइंड आउट करना चाहूं, इसका पोजीशन क्या है, position of vibration, that is represented by y. Y is called what? Position. किसका? Vibrating particle का। वाइब्रेट होने के साथ साथ क्या कर रहा है, ये आगे डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? x। तो x is basically what? It is the displacement of wave। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है बेटा? वेव का। और y किसका डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन। ओके, y is the displacement of vibration। सर यहां पर एक और चीज आपको मुझे बताया कि ये यहां डिस्टेंस जो होगी इन कंप्लीशन ऑफ वन वेव, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ। सर दिस इज व्हाट? वेवलेंथ। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक, वेवलेंथ का ऑपोजिट 1 upon lambda is known as wave number, that is v bar। इसे हम कहते हैं क्या? वेव नंबर। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1 upon t का, that is called फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, सर v इज इक्वल टू क्या होता है? f लैम्डा होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है? f लैम्डा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? 2 पाई इनटू f, ये 2 पाई बाई t, 2 पाई बाई कैपिटल t। एक और वैल्यू होती है, हम लोग कहते हैं क्या? k। ये क्या है? वेव नंबर है। और वेव नंबर का उल्टा, सॉरी, वेव नंबर का एंगुलर वैल्यू क्या कहलाएगा? एंगुलर वेव नंबर k। जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ऐसे क्या कहलाएगा? एंगुलर वेव नंबर, दैट इज 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में f आ गया तो वेव नंबर में क्या आ जाएगा? v बार, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या? 2 पाई बाई लैम्डा। इज दिस ओके? जिसे हम कहते हैं क्या? बेसिकली वेव, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। अब देखो ये सब चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए, तो तुम लोगों को पहले पता होना चाहिए क्लास 11th में। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या रिलेशन हम रख सकते हैं? v कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं 2 पाई f अपॉन 2 पाई v बार। देखो लैम्डा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? v बार, और 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा? 2 पाई f इज बेसिकली ओमेगा, और ये क्या हो गया? k। तो वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अपॉन k। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पैरामीटर्स रिलेटेड विद एनी प्रोग्रेसिव वेव। ओके, नाउ अब मेरे पास अगर यहाँ xt ग्राफ या yt ग्राफ, y मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, सो द प्रोग्रेसिव वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय progressive wave, that is represented by y is equals to a sin omega t minus of kx। सर ये जो वेव है, ये y डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है, इसका वाइब्रेशन किधर है? y डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है सर, व्हाट इज टाइम t एट एनी जनरल टाइम? किसी भी जनरल टाइम पे अगर आप वाइब्रेशन आप पता करना चाहते हो तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये जो टोटल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड फेज। क्या कहलाता है? एंगल को क्या बोला है? फेज। याद करो AC, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने फेज के बारे में बात किया था। सो दिस होल वैल्यू इज नोन एज फेज।
एंगल, ठीक है। स्फीयर एंगल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के। सर मेरे पास अगर रिलेशन निकालना हो किसमें, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, क्या क्या चीजें? तीन बातें। पहला सर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया बेटा? डेल्टा फाई। सर फेज डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास दो वेव हो जाए, मान लो y1 y2 दो अलग अलग वेव हो जाए, तो दोनों के एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्या एग्जांपल, लेट्स सपोज सर y1 इज अ वेव दैट इज a1 sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx, और y2 जो है उसे क्या बोल सकते हैं बेटा? a2 sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx प्लस पाई बाई 2। y3 can also be written as a2 sin a3 sin ओमेगा t माइनस ऑफ kx माइनस पाई बाई 2, या कुछ भी वैल्यू लिखी जा सकती है, ठीक है। तुम पूछो कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, यू विल से सर पाई बाई 2। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y2 एंड y3, यू विल से सर 180 डिग्री। y1 एंड y3 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है सर? पाई बाई 2। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है बता सकते हैं आप? सर इसके कंपैरिजन में ये देखा जाए तो ये प्लस में है, मतलब लीड कर रहा है। पहले वाले के कंपैरिजन में थर्ड को देखा जाए तो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मींस दे हैव अ फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज डिफरेंस? यू इफ आई आस्क, तो आपको पता है क्या कि कोई भी ग्राफ शुरू कहां से कर रहे हैं हम लोग? जीरो से। एनी ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम अबव द जीरो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फेज और फेज लीड, और नीचे से अगर ग्राफ शुरू होगा तो उसे क्या बोलेंगे? फेज लैग। सर अगर फेज लैग होगा तो उनके पाथ में भी तो लैग और लीड होगा, पाथ डिफरेंस भी तो देखने को मिलेगा। तो आपको फेज डिफरेंस के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है बेटा? पाथ डिफरेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। और पाथ डिफरेंस के साथ साथ टाइम डिफरेंस भी आप देख सकते हो, टाइम डिफरेंस दैट इज कॉल्ड डेल्टा t। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी प्रोग्रेसिव वेव से रिलेटेड। तो चूंकि हम किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की ये तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अगर रिलेशन निकालना चाहूं, क्या सर? रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पर। तो कब? एट एनी टाइम t, किसी गिवन टाइम पर t पर, मतलब t को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएं। देखिए दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव, ठीक। किसी टाइम पर अगर मैं देखूं यहां पर, मान लो दिस इज t इज इक्वल टू सम गिवन टाइम, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पहला वेव था, ये ब्लू कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहां है? यहां पर है y1, और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? यहां y2 यहां पर है। एक का फेज अलग होगा, दूसरे का फेज अलग होगा। इस पर्टिकुलर टाइम पर दोनों के पाथ में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? मतलब क्या यहां से और यहां तक के डिफरेंस में अगर दोनों कहां से शुरू करें बेटा? एक सेम टाइम इंटरवल से शुरू करें, तो दिस इज बेसिकली व्हाट द पाथ डिफरेंस, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस भी होगा। कब? एट अ गिवन टाइम। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं पार्शियली, तो क्या होगा? देखो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 0 माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस हो या प्लस हो, माइनस से क्या पता चलेगा कि एक जो है फेज लैग कर रहा है और फेज लीड कर रहा है। तो हम जनरल रिलेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? और डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज कॉल्ड फेज एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। कैसे? देखो एक चीज और, के की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा, ठीक। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ डिफरेंस। अब सोचो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। छोटा सा एग्जांपल क्या? आपके पास एक वेव है, ऐसा चल रहा है, ठीक। एक वेव है जो ऐसा चल रहा है यहां पर। ये वेव ऑलरेडी यहां पहुंच चुका है। जब ये वेव यहां पहुंच चुका है, तब दूसरा वेव, ब्लू कलर वाला वेव, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक। मतलब एट t इज इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं, t इज इक्वल टू 0, तो t का बराबर 0 कहां था? यहां पर था।
यहां पहुंचते पहुंचते इसको कितना टाइम लग गया बेटा, 2t का टाइम लग चुका है, ठीक है। कितना एंगल ऑलरेडी ब्लैक वाला चल चुका है बेटा, 2 पाई एंड 2 पाई, तो टोटल फेज कितना आगे हो चुका है ऑलरेडी, ये 4 पाई। बोलो कितना आगे चल चुका है ये, 4 पाई। व्हाट इज द फेज लीडिंग ऑफ ब्लैक कलर वाला वेव, पहला वेव सर 4 पाई से ऑलरेडी लीड पे है। तब मैंने दूसरे वेव को यहां से शुरू किया, जब मैं शुरू कर रहा हूं उस इंस्टेंट पर, है ना, मतलब t इज इक्वल टू 2 टाइम पीरियड के बाद दूसरा वेव मैं शुरू कर रहा हूं। तो सर दूसरा वेव पहले वाले वेव से कितना फेज लैग कर रहा है, आप बोले सर 4 पाई, ठीक है, बोलो ना यार 4 पाई फेज लैग कर रहा है। जब ये 4 पाई फेज लैग करेगा, ऐसे कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि सर मैं फेज के टर्म्स में नहीं जानना चाहता हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में जानना चाहता हूं कि ये इससे दूसरा वाला वेव पहले वाले वेव से कितना पीछे है या कितने पीछे से शुरू किया उसने, ओके, दैट इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस इन बिटवीन देम, है ना। तो दूसरे वाले का पहले वाले के साथ पाथ डिफरेंस कितना है, सर आई नो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, हाउ मच, इट इज सर 4 पाई। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, तो यू विल से सर फेज डिफरेंस कितना है 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2 लैम्डा। मतलब दूसरा वाला पहले वाले से कितना पीछे है, 2 वेवलेंथ के बराबर पीछे है, सही बात है, 2 टाइम पीरियड के बराबर पीछे है, 4 पाई के बराबर पीछे और 2 वेवलेंथ के बराबर पीछे है। बोलो यार समझ में आ रहा है। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू कन्वर्ट फेज डिफरेंस इनटू पाथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इनटू फेज डिफरेंस, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। डन। अगर आप टाइम इंटरवल में डिफरेंस निकालना चाहते हैं, फेज और टाइम का रिलेशन, तो अगेन दोनों को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहीं से देख लो, यहाँ पर एक रिलेशन में निकाल देता हूं, दैट इज डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू डेल्टा टी, ठीक। अगर आप इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहते हो, टाइम इंटरवल और पाथ डिफरेंस में, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई P into T is equals to 2 pi by lambda into x, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव वेव दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। जल्दी से इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सेकंड वाली बात कर रहे हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव, जैसे क्या नाम है, क्या है, हाइगन्स साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने प्रिंसिपल दिया किसके बारे में, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में। तो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, ये दो चीजें पहले समझते हैं। पहली चीज कि वेव फ्रंट को समझो, आपके पास कोई भी लाइट है, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक पॉइंट सोर्स लाइट, पॉइंट सोर्स, इससे जो लाइट इमिट होगा वो हर एक डायरेक्शन में इमिट होगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स है इसलिए लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगा, इट विल स्प्रेड द लाइट। लाइट एक्चुअली किस फॉर्म में चलेगा बेटा, वेव के फॉर्म में चलेगा, ये हम लोग जान गए। लाइट इज ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव, और चूंकि सोर्स सिंगल है इसलिए जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया सभी डायरेक्शन में लाइट एक साथ इमिट होना शुरू होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम टी, अगर मैं बात करूं सारे वेव्स के बारे में, तो वो सारे वेव आफ्टर सम टाइम टी, कांस्टेंट टाइम टी पर, क्योंकि इसके पास अपनी स्पीड होगी, टाइम क्या है टी है, तो v टू टी पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो जो भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही डिस्टेंस ये, उतना ही इतना, और ये सारे के सारे उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों सबका पाथ डिफरेंस सेम है, सबका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हम कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी उतना, ये भी उतना, सबका, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं पाथ डिफरेंस 0 का मतलब फेज डिफरेंस 0, ओके। तो यहां पर ये जो पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करके एक वर्चुअल, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके अगर वर्चुअल सरफेस में बना दूं, तो दिस वर्चुअल सरफेस इज नोन एज कॉल्ड वेव फ्रंट,
क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वेव। मतलब वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज अ वर्चुअल सरफेस और इट इज अ सरफेस वेयर ऑल द लाइट वेव रीचेस at same phase or the phase difference between all the light waves is zero. यही तो बोलेंगे. The wave front is what? It is a virtual surface where the phase difference or phase of where all wave has same phase or they all are in same phase. मतलब डेल्टा फाई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. उस सरफेस को क्या बोलोगे आप? कुछ इस तरीके से बोलेंगे जिससे हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट. सर वेव फ्रंट इज समथिंग लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस. यस है ना. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले सेमेस्टर में कि ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपको सेम हो. लेकिन ये कैसा सरफेस है? ये एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर जितनी भी वेव रीच कर रही है वहां पर पहुंचने वाले सारे वेव्स का जो फेज है वो कांस्टेंट हो. इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ऐसे इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलोगे आप? वेव फ्रंट बोलेंगे. बोलो बात समझ में आ रही है ना? तो ये वेव फ्रंट है. सर वेव फ्रंट कई तरीके से हो सकता है. यस, द वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन और द शेप ऑफ वेव फ्रंट. शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन. किस पर डिपेंड करेगा बेटा? सोर्स पर डिपेंड करेगा. किस पर डिपेंड करेगा बेटा? सोर्स पर. जैसे सर मेरे पास अगर एक पॉइंट सोर्स है, मेरे पास क्या है बेटा? एक पॉइंट सोर्स है. तो उस पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल. तो सोर्स कैसा हो गया बेटा? पॉइंट सोर्स. तो जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी स्फेरिकल. ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को पता है. बट स्फेरिकल वेव फ्रंट मे बी टू टाइप्स. कौन सा? एक कन्वर्जिंग, दूसरा डाइवर्जिंग. मतलब आपके पास यहां पर सोर्स है, सोर्स से लाइट बाहर की तरफ जा रही है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डाइवर्जिंग. ये जो वेव फ्रंट बनेगा ए बी, दिस वेव फ्रंट इज नोन एज डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, है ना. लेकिन कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसा होगा? लाइट किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग ए बी. ठीक है, तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. ठीक. तो उसी तरीके से दूसरा, अगर मेरा सोर्स कैसा हो? लीनियर. सोर्स कैसा? लीनियर. सर दिस इज द सोर्स. जैसे ट्यूब लाइट आपने जला दी है ना, वो लीनियर है. इट विल इमिट द लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस. तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा बेटा? सिलेंडर. क्योंकि लाइट यहां से हर जगह पर निकल रही है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? सिलेंडर. तीसरा, इन केस आपके पास जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पर हो. ठीक है, सोर्स कैसा हो? इनफाइनाइट पर हो. तो जो सारी की सारी लाइट्स आएंगे दे ऑल विल कम पैरेलल टू ईच अदर. सो अगर लाइट पैरेलल है तो व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट इन दिस केस? प्लेन. और यहां पर पहुंचने वाले जितने भी वेव्स हैं they all will have the same phase difference, they will have the same phase path difference. ठीक है, क्लियर हो गया? तो बेसिकली फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए उनका? जीरो.
सबके सब सेम फेज में पहुंच रहे हैं। डन। इसी कहानी को क्या बताया, हाइगन साहब ने बताया कि यार ये जो आप बता रहे हो कि सर इस तरीके से वेव फ्रंट फॉर्म होता है, ये वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो लाइट है वो किसी मीडियम में या फिर बिना मीडियम के, दोनों बात अगर मैं कभी मीडियम बोलूं तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो या फिर कोई मीडियम हो, इन एनी मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बता दिया। लेकिन हाइगन्स ने क्या बताया, एक नई थियरी थी। उन्होंने कहा कि इन केस आप किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये सोर्स है, इस सोर्स से सारी लाइट्स यहां पर इमिट हो रही हैं, और ये जो लाइट अगर किसी पॉइंट पर पहुंच रहा है जिसे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, तो उस वेव फ्रंट पर पहुंचने वाले जितने भी वेव्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की बात अगर करूं तो वो सारे पॉइंट्स एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, और उस नए सोर्स से फिर से नई लाइट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड दीज न्यू लाइट वेव्स आर बेसिकली नोन एज वेवलेट्स, है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी। सर इस सोर्स से प्राइमरी वेव्स पहले निकली, इनको अगर मैं किसी पॉइंट पर एज्यूम कर लूं, किसी पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, वो जो वेव फ्रंट है उसके किसी भी पॉइंट पर जितने भी यहां पर पॉइंट्स हैं, उन सभी जगहों से एक नई वेव्स प्रोड्यूस होंगी। मींस व्हाट, यहां से हर एक डायरेक्शन में क्या होंगी, न्यू वेव प्रोड्यूस होंगी। और ये जो न्यू वेव्स है दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, वेवलेट्स, ठीक है, they are called secondary wavelets. They are traveling in all the direction, but wavefront will always move in forward direction, not in backward direction. भले ये पीछे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो आगे बढ़ने वाली वेवलेट्स हैं, they will give you the new position of wavefront. wavefront की अगली पोजीशन अगर आपको पता करनी है तो कौन देगा बेटा, ये जो आगे जो फ्रंटल वेवफ्रंट्स है वो क्या होंगी, अगली पोजीशन वेवफ्रंट की देंगी। ठीक है, हाउ कैन यू ड्रॉ द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट, यू कैन ड्रॉ द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट बाय ड्रॉइंग देयर ओन वेव इनवलप और वेवफ्रंट इनवलप। कैसे, देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, पहली चीज, अब इसको कंक्लूड भी मैं करूंगा। आपके पास देखो क्या है, यहां पर एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पर ये कई सारी पॉइंट्स आपने अज्यूम कर लिए, दीज आर द एक्चुअल पॉइंट्स। यहां से हर एक डायरेक्शन में लाइट क्या हो रही है बेटा, इमिट हो रही है। ठीक है, मैं सीधा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, है ये क्या वेव ही है, कंफ्यूज मत होना। तो अब इसको हमने क्या मान लिया था, यहां पर हमारे पास मेन सोर्स था, इस सोर्स से हर एक पोजीशन पर लाइट पहुंची, तो सोर्स S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे अलग अलग आपने सोर्स मान लिए। इन सारे सोर्स का वेव फ्रंट अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, यू कैन ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ ऑल द सोर्स। ठीक है, यहां पर मैंने इनका वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। तो ये जो है S1, S2, S3, S4, S5, दे आर द न्यू सोर्स ऑफ और फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, एंड उस फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट से नई वेवलेट्स निकल रही हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स दे आर ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शन, बट फ्रंटल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली जो लाइट्स है, दे विल गिव यू द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। हाउ, बाय ड्रॉइंग। अगर इन सबका आपने वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, तो जो आगे बढ़ने वाले जो फ्रंट वाला वेव फ्रंट है, उन सब से एक टेंजेंट कॉमन ड्रॉ करिए। दैट कॉमन टेंजेंट टू ऑल वेव फ्रंट इनवेलप। सर इनवेलप किसे बोला, दिस इज वन इनवेलप, इनवेलप ऑफ वन सोर्स बेसिकली। तो उसका फ्रंट वाले पार्ट से अगर आपने क्या ड्रॉ किया, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया और कॉमन टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ किया, तो दैट कॉमन टेंजेंशियल प्लेन, this was the initial position of wave front, they will give you the new position of wave front। ठीक है, तीन बातों को बेसिकली याद रखना है। क्या क्या, पहली बात, किसी भी वेव फ्रंट पर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। सबसे पहली बात क्या, ऑल द पॉइंट्स ऑन एनी वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, बात नंबर 1। सेकेंड, नए सोर्स से नई वेवलेट्स फिर से प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड दे ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। फर्स्ट सब सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, वहां से नए सोर्सेस वहां से निकलना शुरू होंगे। दो चीजें जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स आपने बता दिया। थर्ड पॉइंट,
Sir, if you want to find out the new position of wavefront, how will we find the new position of wavefront? So by drawing the envelope of all sources, and जितने envelope आपने ड्रॉ किए हैं उन सब का एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए. दैट कॉमन टेंजेंशियल सरफेस विल गिव यू द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट. क्लियर होगी बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी और वेवलेंथ ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ. सर हाँ, जो H1 H2 बनाया है ये सब सबके इंटेंसिटी सेम होगी क्या? हाँ बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे. और कैसा? पहला जैसा सोर्स है वैसा. दिस इज द हाइपोथेसिस. ये किसने बताया? हाइगेंस ने बताया. ठीक है, क्लियर होगी बात? तीन बातों को याद कर लिया आप लोगों ने. याद रखना है हमेशा. जल्दी से ड्रॉ करते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं? वेवफ्रंट लिखो. वेवफ्रंट लिख लो. डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट पॉज करके जल्दी से सभी लोग लिख लो. ये हाइपोथेसिस है कि प्रिंसिपल? अरे हाइपोथेसिस देने के बाद वही तो प्रिंसिपल बनता है. लॉ नहीं है, प्रिंसिपल है ये. हाँ जब लाइट वहां से वहां तक ट्रैवल करेगी तो लाइट लॉस की होगी. हाँ, यही चीज तो मत सोचो. यही चीज तो इनका प्रिंसिपल है. इन्होंने ये बोला कि ऑल द सोर्सेज विल बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स और फ्रेश सोर्स. उसकी इंटेंसिटी हाँ, लॉस यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है. द इंटेंसिटी विल बी सेम. ठीक, they all will have the same intensity, है ना? ठीक, अगला पॉइंट. अच्छा, तुम इस कंफ्यूजन में तो नहीं हो कि सर इसकी और इन सबकी इंटेंसिटी, नहीं सबके इन सबकी इंटेंसिटी आपस में सेम होगी? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? दैट इज स्प्रेडिंग एक्चुअली ना. तो इन सबकी आपस में इंटेंसिटी सेम होगी. इसकी बराबर नहीं होगी सब. क्लियर? वेवफ्रंट की डेफिनेशन. हाँ, वेवफ्रंट की डेफिनेशन लिख लो. क्या? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस where the phase of all waves reaching are same. Are same. ठीक है. और the phase difference should be zero. Delta phi must be equal to zero. Delta phi आपने क्या कर दिया बेटा? Zero. ठीक. Let's suppose this is a source. इस डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लो जल्दी से. Draw this diagram. कई बार क्वेश्चन पर पूछा गया है. हाँ, हाँ, वेवफ्रंट का डायग्राम ड्रॉ कर लो. सेकेंडरी वाले को मत ड्रॉ करना. सेकेंडरी वाले के लिए नहीं ड्रॉ करना, बस केवल फर्स्ट प्राइमरी. ड्रॉ कर लिया वेवफ्रंट का. यस. दिस इज द सोर्स, पॉइंट सोर्स. हाँ, उसके बाद आप नीचे लिख लो क्या? शेप ऑफ वेवफ्रंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स और टाइप ऑफ सोर्स. नेचर और टाइप ऑफ सोर्स. कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3. तीनों को नोट कर लो. तीनों को फटाफट नोट कर लेंगे. कर लिया नोट? ना, हेडिंग डालेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स. हाँ बेटा, यही मतलब सेकेंडरी वेवलेंथ जो का जो वेवफ्रंट होगा, दैट इज द वेवफ्रंट एनवेलप फॉर द सेकेंडरी. ठीक. हाँ, नेक्स्ट हेडिंग हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स. पोस्टुलेट्स लिखेंगे. इनके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं लिखो. पोस्टुलेट नंबर 1. पोस्टुलेट्स में पोस्टुलेट नंबर 1 लिखना. all the points on a wavefront, all the points on wavefront act as a fresh source of light. Act as a fresh source of light
act as a fresh or new source of light and having the same intensity. So, having the same intensity. Second, from these sources, new light waves produces and travel in all possible direction. All possible direction. They are called secondary wavelets. क्या बोलेंगे ना भाई? Secondary wavelets. ठीक है. Now, third postulate क्या है? The position of new wavefront the position of new wavefront, or we can say the new position of wavefront. ये ज़्यादा अच्छा होगा. New position of wavefront देखो. New position of wavefront can be obtained by drawing a tangential surface on the forward envelope of secondary wavelets. ठीक है. On the forward envelope of secondary wavelets. These are the three postulates. They are important. You have to remember. ठीक है. अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. Let's draw them. और कोई डायग्राम मत बनाना, मैं ड्रॉ करवा रहा हूँ. ये वाला जैसे है, इसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे हम लोग. देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम जब ड्रॉ करेंगे इसे तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, मान लो आपके पास क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है. वो भी क्या था, दिस इज द सोर्स. यहां से लाइट जा रही है, इस पॉइंट पर पहुंचेगी, इस पॉइंट पर पहुंच रही है, इस पॉइंट पर पहुंच रही है. तीन ही लेते हैं. दिस विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स S1, S2 and S3. Although they are waves. ठीक है, मैं सारे वेव्स हर जगह ड्रॉ करूंगा. These sources, क्योंकि ये क्या है, एक वेव फ्रंट है AB. This is the wave front originally that you have taken. All the points on the wave front, they act as a new source named S1, S2, S3. Now, these sources will produce new waves in all the possible directions. Okay. Okay. When
when you will draw the new envelope or you can say the new wavefront of all the source, forward envelope means what? This is the forward envelope, this one is the backward envelope. So the forward envelope पर आपने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया. सर तीनों को कॉमन लेते हुए टेंजेंट ड्रॉ किया. दिस टेंजेंट नेम्ड a डैश b डैश, ये ओरिजिनल वेवफ्रंट था, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट था. दिस a डैश b डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट. यार बिल्कुल सही बात है. अगर आर्गुमेंट आप करो कि सर अगर मैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना चलूं फिर भी वेवफ्रंट तो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, देखो. Are you getting this? तो वेवफ्रंट की नई पोजीशन बिल्कुल सही तरीके से मिल रही है, इसलिए ये प्रिंसिपल को माना जाता है. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, मैं आगे ये लिखूंगा, ये लिख रहा हूं. और सेकंड एग्जांपल, मान लो आपके पास कैसा वेवफ्रंट है बेटा, एक प्लेन वेवफ्रंट है. सी, you can draw the new position of wavefronts. This is the new position of wavefront. पहले क्या था AB, अब क्या हो गया A डैश. ये था प्लेन. ये दोनों डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेना है, फटाफट ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है सर जी, ये पहले वाले मतलब S1 है, उसके टेंजेंट सेम होंगे S2 के लिए. हाँ बेटा, तो आप सोचो ना कि ये सोर्स S1 S2 S3 तीनों सेम फेज में है, क्योंकि यहां से जब चला तो S1 S2 S3 तीनों पॉइंट पे जो वेव पहुंच रहा है वो क्या है, तीनों सेम फेज में है. नाउ व्हेन दे विल स्टार्ट इमिटिंग द न्यू वेवलेट्स, they all will also be in the same phase. Means what? When at any instant you will try to draw the envelope or new wavefront for S1, that will have the same radius as S2 and S3. समझ में आ रही है? Yes. Now coming to the next part. See, अब मेरे पास यहां पर क्या था कि सर जो ये वेवफ्रंट है, इस कहानी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ वेवफ्रंट explain the phenomenon of reflection and refraction. That is also a very important question. अगर यहां से आएगा हर पार्ट से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हाइगेंस क्या write the postulates of Huygens secondary wavelets principle. Okay, and on the behalf of this explain the phenomenon of reflection or refraction. दोनों में से कोई एक देगा तो मैं इसलिए और वर्ड यूज कर रहा हूं, समझना दोनों चीजों को. ठीक है सर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में मुझे ये प्रूव करना है कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरा रिफ्लेक्शन फिनोमेनन प्रूव हो जाएगा. Yes. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट वी हैव टू प्रूव? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर कांस्टेंट. सर इसके साथ साथ सेकंड लॉ आपको प्रूव करना होगा. क्या? दे ऑल लाई इन सेम प्लेन. तो आपको पता है वेवफ्रंट जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर अगर ये है तो वेवफ्रंट रिफ्रैक्शन के बाद भी उसी प्लेन में, मतलब दोनों वेवफ्रंट क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे. तो इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर वाला जो लाइट होगा वो दूसरे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा. इसलिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों सेम प्लेन में होंगे. आगे समझाऊंगा. Basically we have to explain the both laws of reflection and refraction on the behalf of this concept. Okay, so let's explain the first thing. पहला part, that is reflection. हम लोग को क्या प्रूव करना बेटा? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या है आपके पास? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सर दिस इज व्हाट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट, तो मैंने कहा चलो यहां से लाइट में इंसिडेंट करा था. मान लो ये वेवफ्रंट है क्या? A डैश B डैश. ठीक है, यही वेवफ्रंट अभी यहां से आना शुरू हुआ. अभी इसको माना सर दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट. ठीक, दिस होल वेवफ्रंट इज एट दिस पोजीशन. ये जब यहां पर इंसिडेंट होगा, देखो ऐसे इंसिडेंट होगा, तो बताओ कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पहले टकराएगा? A डैश. और कौन पहले रिफ्लेक्ट होगा?
ए डैश ही रिफ्लेक्ट होगा, है ना? तो देखो अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंचाया, इसको मैंने आगे बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है सर। जब मैंने इसको यहां पर पहुंचाया तो ऐसे कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा दिस इज व्हाट ए, और इसको क्या बोल दिया बी, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ए वाला पोर्शन पहले यहां टकरा गया, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये होगी नॉर्मल लाइन, और यहां से क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। जब ये रिफ्लेक्ट होगा पॉइंट ए से, देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अभी बी कहां है, हवा में ही लटका हुआ है। मैंने कहा मतलब अभी पॉज कर दिया था, प्ले करा, तो ये बी क्या करेगा, यहाँ आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ टकराएगा कहां पर, इस बी डबल डैश पोजीशन पर। तो बी से बी डैश तक लाइट को आने में जितना टाइम लगेगा, मान लो टाइम टी लगा थोड़ी देर के लिए, सर इन टाइम टी द सेकेंड light ray reaches from B to B double dash, while in the same period this light जो यहां पर इंसिडेंट हो चुका है A, that will travel in the same medium for some distance। तो मान लो वो कहां पहुंच चुका है, कुछ डिस्टेंस में ट्रेवल करा, मान लो यहां तक पहुंच गया, ठीक है, that is A double dash done। अब जब ये यहां से निकलेगा वापस, जब ये रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, तो जरा इसको ध्यान से मिलाओ इन दोनों पॉइंट्स। सर A डबल डैश B डबल डैश इज द थर्ड पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। देखो ऐसे, सर ये यहां था, यहां से इस पर आया तो A B नया वेव फ्रंट बना। फिर उसके बाद ये वाले यहां से ट्रेवल करना ऐसा शुरू कर दिया, तब तक ये B से कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। यहां पहुंच के जब ये इधर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, तो उस समय अब ये क्या होंगे, नए वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ेंगे, बोलो क्लियर। दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ ए बी, दिस इज व्हाट ए बी, और ये क्या है बेटा, ए डबल डैश बी डबल डैश। यहां पर एंगल ये कितना है आई, और ये एंगल कितना है आर, और इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूव करना है। समझ आई बात। यहां पर भी अगर आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करिए, देखिए क्या होगा, सर दिस वन इज द इंसिडेंट रे, इसलिए ये आई और ये क्या हो गया टी को मैंने यहां थोड़ी देर के लिए हटा। आप जरा मुझे बताओ, सर बी बी डबल डैश मस्ट बी इक्वल्स टू ए डबल डैश बराबर बी इंटू टी। क्या मैं सही लिख रहा हूं? मतलब जितने टी टाइम में बी से बी डैश जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने, सेम टाइम में ए से ए डबल डैश ट्रेवल किया होगा। बोलो ये बात तो सही है। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, सर यहां पर ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल बना, 90 डिग्री। तो आपके पास पोजीशन कौन कौन सा हो गया, डायग्राम में थोड़ा अलग एक बार बना लिया। These are the 90 degrees। कैसे 90 डिग्रीज है बेटा, देखो यहाँ पर A और ये क्या हो गया B, AB, these are at 90 डिग्री। वेव फ्रंट लाइट के क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, तो ये 90 डिग्री पर है। उसी तरीके से यहाँ पर ये लाइट और ये लाइट, ये दोनों भी तो 90 डिग्री पर है। दिख नहीं रहा है, समझ पा रहे हो, एंगल दिख रहा है। इसलिए डायग्राम से बड़ा गंदा बनता है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, थोड़ी देर समझेंगे। एक लाइट यहाँ आ रही है, एक लाइट यहाँ पर आ रही है, बोथ आर एट दिस पॉइंट राइट नाउ। मतलब ये दोनों कितने पर है बेटा, 90 डिग्री पर है। दिस इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, सर ए बी, डन।
अब यहां से जो लाइट है वो क्या होगा सर, ये नॉर्मल लाइन बना रहे हैं हम लोग, ये एंगल कितना हो गया आई। ध्यान से देख सर, अगर ये एंगल आई हो गया तो ये एंगल कितना बचेगा 90 माइनस आई, बोलो। यस तो ये कितना बचेगा आई। क्लियर हो रही है? क्योंकि नॉर्मल एन एन डैश पर ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा एन एन डैश। तो ये एंगल कितना आ गया आई वेव फ्रंट के पास। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पहुंच रही है भाई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जब लाइट यहां पर बी वाला कहां पहुंचा एट पोजीशन बी डैश, ये भी यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक समझना। लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जैसे ये बी से बी डैश पहुंचा, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो क्या मुझे वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहिए बेटा यहां पर, दैट इज बी डैश और बी ए डैश। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये लाइट आया यहां पहुंचा, यहां से ये टकराया और इधर गया, ठीक है। तो न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट इज व्हाट ए डैश बी डैश। यहां पर अगर देखो नॉर्मल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो सर दिस एंगल इज हाउ मच आर, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर। कौन सा, ये पूरा एंगल ध्यान दे, ये तो ये एंगल कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो कौन कौन सा ट्रायंगल ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश, ए बी बी डैश, दो ट्रायंगल हमें देखना है। यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल ए बी बी डैश। और कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। इन दीज टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कहूं तो अलग अलग बना दूं, देखो दिस इज व्हाट वन ट्रायंगल दैट इज ए डैश बी डैश, ठीक है। ए से ए डैश की दूरी कितनी है VT, और दूसरे वाले अगर ट्रायंगल को बनाऊं तो ये भी ऐसा होगा सर, दिस इज व्हाट बी डैश, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सर ये एंगल कितना है इसमें, देखो ये वाली एंगल कितना है ये आर, इसमें ये वाला एंगल कितना है आई, यहां पर देखिए, ठीक है। अगर ए से ए डैश की दूरी VT है तो बी से बी डैश की दूरी भी कितनी है VT है, सेम टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो अगर इन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात करी जाए तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर होने वाला है, देखो ए डैश बराबर बी डैश दैट इज VT, बात नंबर एक। दूसरा सर AB डैश इज इक्वल्स टू AB डैश। सर बेस दोनों का कॉमन ही है ना, ठीक है, दोनों का बेस क्या है कॉमन, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एंगल A डैश बराबर एंगल B are 90 degree, that is more than sufficient conditions for being similar, okay। और इवन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल A डैश B डैश इज congruent with triangle A B B dash, hence we can say sir this angle A dash B dash A must be equal to BA B dash, hence angle A B dash A dash is equals to angle A B A B dash, that is angle R is equals to angle I. This is what law of reflection, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, सुनना, एक कॉपी ध्यान से समझना। ये था पहले प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऐसा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। जो लाइट है वो यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं, तो लाइट का कौन सा पार्ट आपको देखना है कि सर यहां पर किसी एंगल पर लाइट होगी ना, क्या कर रहे हो तुम लोग,
ये जो लाइट है कैसे आएगी, इस पर इंसिडेंट होगी, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई किसी एंगल पर, तो नीचे वाला पोर्शन सबसे पहले टकराया, और पहले टकराने के बाद फिर क्या हो गया, नीचे वाला रिफ्लेक्ट हुआ और ऊपर वाला भी नीचे ट्रेवल कर रहा है, ठीक। ट्रेवल करने के बाद फिर ये ऐसे बाहर जाएगा, ये वाला वेव फ्रंट हो गया। एक और कॉपी जल्दी, मतलब पतली कॉपी दो यार थोड़ी सी, हाँ तुम ही दे दो। तो 3D इमेजिनेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, और ये क्या है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या हो रहा है, देखो ये दिस इज वेव फ्रंट, प्लेन है, दिस इज द वेव फ्रंट जो अभी यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। वेव फ्रंट क्या हो रहा है, ऐसे इस पर इंसिडेंट हुआ, नीचे वाला वेव फ्रंट सबसे पहले टकराया, ऊपर वाला भी हवा में है, कौन सा, बी डैश, और टकराने के बाद नीचे वाला जब यहां से जाएगा तो वेव फ्रंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वेव फ्रंट की पोजीशन। इन बोथ द केसेस सर वेव फ्रंट और लाइट रे दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ध्यान से देख सर, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसका नाम क्या था, एबी, एबी वाज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट रे जो है यहां से, जो इंसिडेंट रे है, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट और नॉट, यस, इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, बात नंबर 1। दूसरा सर, यहां पर वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन ए डैश बी डैश होगी, तो ये रेज कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रेज, they are also perpendicular to the wave front. Incident ray is perpendicular to wave front, reflected ray is perpendicular to wave front, it means incident and reflected ray both are in plane। समझ आ रही बात, मतलब इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे भी है और इसी के परपेंडिकुलर कौन है, रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में है, तभी तो दोनों परपेंडिकुलर हुए बेटा, नहीं समझ पाए, ये इंसिडेंट रे है, ये प्लेन है, देखो इसके क्या है, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि इसी प्लेन में अगर इंसिडेंट रे भी है और इसी प्लेन में भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस प्लेन में इंसिडेंट भी है और रिफ्लेक्टेड रे है, और दो के दोनों क्या है, एक ऐसा प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे is perpendicular to the wavefront, reflected ray is also perpendicular to the wavefront, so incident and reflected both ray are lying in same plane, then only this is possible। yes sir। ओके, तो सेकंड लॉ कैसे आप प्रूव कर सकते हो, आप कह सकते हो क्या सर, सेकंड लॉ कैन बी प्रूव्ड एज सर इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड रे is also perpendicular to the wave front, hence both are in same plane। Is this okay? This is the second। चलिए इसे फोटोज कर लेंगे। This is incident, this is reflected। Now one more part, that is refraction। 2 मिनट का टाइम दो, वो भी हो जाएगा। हमारे पास 2 मिनट है। सही में साइड नॉर्मल तो ऑलरेडी वो भी तो परपेंडिकुलर ही है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लेन में हो गए, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द reflecting surface, that will also be like the same। See the second part, that is refraction, very simple। refraction तुम्हें प्रूव करना आसान है। देखो यार, मेरे पास क्या है, ये बाउंड्री, ठीक, दिस इज बाउंड्री, लेट्स सपोज का नाम क्या है, पी। PQ इज द बाउंड्री, कैसी बाउंड्री, जो दो सरफेसेस को या दो मीडियम्स को एक दूसरे से अलग कर रहा हो, ठीक। सर पहले मीडियम और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, आप 1 और म्यू भी मान सकते हो या म्यू1 म्यू2 मान सकते हो, क्या मान लिया जाए बताओ, 1 म्यू माना जाए, इजी रहेगा। इसको आपने क्या मान लिया, एयर, दैट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यू विल से सर इट इज c। दिस इज एनी मीडियम, लेट्स सपोज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाउ मच, म्यू, so in this medium the speed of light will be different, that is v। yes समझ आ रही है?
आपके पास यहां पर वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, दिस इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का नाम आपने क्या रख दिया सर? ए बी, ठीक है। ए बी इज वेव फ्रंट, और जो कि क्या है बेटा? इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर। ओके, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है। जैसे ही पॉइंट ए वाली लाइट रे इस बाउंड्री पर इंसिडेंट होगा, वो तुरंत दूसरे मीडियम में जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब इट विल चेंज इट्स मीडियम, सी, इट विल ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम, और बी से इस पोजीशन तक, सी यहां तक, बी डैश तक, सेकेंड वाली वेव, फर्स्ट और सेकेंड रे को आने में कितना टाइम लगा मान लो टी। तो सर बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? सी टी, क्योंकि स्पीड कितना है? सी, और टाइम कितना लगा? टी। तो सर इतने ही टाइम में ये जो दूसरे मीडियम में एंटर कर चुकी है लाइट रे, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी यार? तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर जाएगी? ए डैश, दैट इज वी टी। तो ये मान लो यहां पर पहुंच चुका है, कहां पर? ए डैश पर। जब ये ए डैश पे पहुंच चुका है, तब ये एंटर करना शुरू करेगा इस मीडियम पे। मतलब एट द सेम पोजीशन, इफ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, दैट इज ए डैश बी डैश, अब ये क्या कर जाएगा? ये भी इस मीडियम में एंटर कर जाएगा, और ये भी यहां पर एंटर कर ही चुका है। तो नाउ दे कैन ट्रेवल टुगेदर इन द वेव फ्रंट, बिकॉज़ वेव फ्रंट पर ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वेव फ्रंट का पोजीशन इनिशियली क्या? ए बी, न्यू पोजीशन इज व्हाट? ए डैश बी डैश। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज एंगल 90 डिग्री। ये कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा भाई? आई। यहां पर अगर देखा जाए तो आप देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? आर। ये कितना होगा? 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा? आर। तो मैं कह दूं क्या? इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, ठीक है, साइन आई is equals to perpendicular, that is b b dash upon hypotenuse, that is a b dash, a से b dash क्या हो जाएगा सर? This is what ct upon a b dash. This is equation number 1. In triangle a dash b dash, ये क्या हो जाएगा? Sin of angle of r, सर ये perpendicular, that is a dash upon a b dash, that is vt upon a b dash. Equation number 2. Divide both the equations by first divided to the second, that is sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is equal to, देखो a dash b dash कैंसिल आउट हो जाएगा, c से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? c अपॉन v। और c अपॉन v को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो कह सकते हो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन दिस इज व्हाट? द इंसिडेंट वेव फ्रंट, this is what? Refracted wave front. In both the cases, incident ray and refracted ray both are perpendicular to the wave front. Hence we can say incident ray and refracted ray both are lying in same plane. है ना? क्लियर हो गया? अब ऐसे सोचो कि सर ये जो प्लेन है, ये दोनों लाइट रेज उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये जो है ये परपेंडिकुलर, मेरा जो पाम है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? प्लेन के परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना तुम्हें? बोलो, अभी भी तो पाम परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो अगर इंसिडेंट रे इसके परपेंडिकुलर था जो कि इस प्लेन में है, और रिफ्रैक्टेड रे भी इसके परपेंडिकुलर जो कि इसी प्लेन में है, इसका मतलब इन दोनों का प्लेन क्या है? सेम है। ये तो सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ कह सकते हो क्या? द सेम थिंग। यही चीज लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डन? सो दैट इज द टोटल टॉपिक फॉर टुडे। क्या क्या चीजें डिस्कस किया? व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा, हाइगन सेकेंडरी प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। थर्ड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हाउ विल यू एक्सप्लेन? दीज आर द
4 topics for today. Tomorrow I will start the interference. Till then revision करते रहो.